नमस्कार। अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो आप जानते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के आंकड़े कितने जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन फैक्ट्स पर चलते हैं जो एग्जाम में स्कोर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, यानी इतिहास से, और फिर आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले ये सेंसस या जनगणना आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी देश की आबादी से जुड़ा हर तरह का डेटा इकट्ठा करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सब कुछ। बेसिकली ये देश का एक डिटेल स्नैपशॉट है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं कि भारत में ये इतना बड़ा काम, ये जनगणना शुरू कैसे हुई। यहाँ पर 2 साल हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पहली जनगणना की कोशिश 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, पर वो पूरी नहीं थी। जो पहली रेगुलर और सिंक्रोनस मतलब एक साथ पूरे देश में होने वाली जनगणना थी, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई और तभी से ये हर 10 साल में होती आ रही है। तो 1881 इज द की ईयर। अब सवाल उठता है कि यह कराता कौन है? तो ये जिम्मेदारी है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी आधार मिलता है सेंसस एक्ट ऑफ 1948 से। ये एक्ट का साल 1948, इसे जरूर याद रखिएगा, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, 2011 की जनगणना, क्योंकि यही सबसे लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है हमारे पास और एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी। देखते हैं इसकी खास बातें क्या थी। 2011 की जनगणना के बारे में ये 3 बातें तो एकदम टॉप ऑफ द माइंड होनी चाहिए। ये भारत की 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद की गिनती करें तो ये 7वीं थी और इसका थीम या नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा, ये पूरा काम 2 फेज में हुआ था। पहले 2010 में हाउस लिस्टिंग का काम हुआ, मतलब देश के हर घर और बिल्डिंग को गिना और लिस्ट किया गया। और फिर 2011 में हुआ पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, यानी उन घरों में रहने वाले एक एक इंसान की गिनती। तो अब बात करते हैं नंबर्स की, द कोर डेटा। इस सेक्शन में जो भी आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा, कुल जनसंख्या। 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ को पार कर गई थी। टू बी प्रिसाइज 121.08 करोड़। ये वो नंबर है जिसने हमें दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना दिया था। अगला है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो थी 382। इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज भारत में हर एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। यह आंकड़ा जमीन पर आबादी के दबाव को दिखाता है। इसके बाद आता है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो, जो था 943। ये क्या दिखाता है कि हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये समाज में जेंडर बैलेंस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात है। अगर हम 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात देखें, जिसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, तो वो सिर्फ 919 था। ओवरऑल सेक्स रेशियो से भी कम। ये एक सीरियस इशू है जो हमारे डेमोग्राफिक फ्यूचर के लिए एक चेतावनी की तरह है। और अब बात साक्षरता दर की। देश की ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04% थी, मतलब लगभग 3/4 आबादी पढ़ लिख सकती थी। ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब भी 1/4 आबादी तक पहुंचना बाकी था। अच्छा, हमने नेशनल लेवल पर तो देख लिया, पर भारत की असली कहानी तो राज्यों के आंकड़ों में है। यहाँ बहुत विविधता है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति थी। ये टेबल एक नज़र में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, आबादी में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, तो सबसे नीचे सिक्किम। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज्यादा, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। और जब सोशल इंडिकेटर्स की बात आती है, सेक्स रेशो और लिटरेसी, दोनों में केरल सबसे आगे था। साक्षरता में तो ये फर्क और भी साफ दिखता है। एक तरफ केरला है जहां लिटरेसी रेट लगभग 94% है, और दूसरी तरफ बिहार, जहां ये करीब 62% थी। ये नेशनल एवरेज से भी काफी कम है। ये बताता है कि देश के अंदर विकास कितना अनइवन है। कुछ और क्विक फैक्ट्स भी हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। सबसे ज्यादा शहरी आबादी महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा एससी आबादी संख्या में उत्तर प्रदेश में, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा एसटी आबादी मिजोरम में, और सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट परसेंटेज वाइज गोवा। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ रिवाइज करने का समय है। एक क्विक फायर राउंड देखते हैं, सबसे जरूरी आंकड़े याद हुए या नहीं। सबसे पहले साल 1881, भारत की पहली रेगुलर सिंक्रोनस जनगणना, इसे भूलना नहीं है। दूसरा जरूरी साल 1948, जब सेंसस एक्ट पास हुआ, जो इस पूरी प्रक्रिया का कानूनी आधार है। द बिग नंबर 121.8 करोड़ 2011 में भारत की कुल जनसंख्या।
और आखिर में ये 4 रेशियोज, डेंसिटी 382, लिटरेसी रेट 74.04%, सेक्स रेशियो 943 और सबसे चिंताजनक चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। ये 4 आंकड़े तो एकदम याद होने चाहिए। तो ये थे 2011 जनगणना के वो आंकड़े जो हमें भारत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के उन सभी जरूरी आंकड़ों को समझने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी तथ्यों को खंगालते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले यूपी की जनसंख्या की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर जानेंगे कि दशकों में इसमें कैसे वृद्धि हुई है। उसके बाद हम कुछ प्रमुख संकेतकों, जिला स्तर के आंकड़ों और आखिर में कुछ बहुत जरूरी परिभाषाओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और देखते हैं कि 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी असल में कितनी बड़ी थी और उसका ढांचा कैसा था। ये नंबर, ये तो आपको रट लेना है, लगभग 20 करोड़। इसी संख्या ने उत्तर प्रदेश को 2011 में भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनाया था। सोचिए, दुनिया के कई बड़े देशों की आबादी भी इससे कम है। अच्छा, अब इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये आपको एक क्विक स्नैपशॉट देता है। कुल आबादी लगभग 20 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट करीब 68% है। और ये देखिए, एक और बहुत खास बात, यूपी की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है, शहरों में या गांवों में? तो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 77% आबादी यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। मतलब राज्य का मिजाज मुख्य रूप से ग्रामीण है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि समय के साथ ये आबादी किस रफ्तार से बढ़ी है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1951 में जहां आबादी सिर्फ 6.3 करोड़ थी, वो 2011 तक आते आते लगभग 20 करोड़ हो गई। मतलब 60 सालों में 3 गुने से भी ज्यादा। कितनी तेजी से बढ़ी है। लेकिन यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम दशकीय वृद्धि दर यानी डेकेडल ग्रोथ रेट की तुलना करें तो 2001 से 2011 के बीच विकास दर में असल में कमी आई है। ये 25.8% से घटकर 20.23% रह गई। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार अब धीमी हो रही थी। चलिए, अब आबादी के आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2 बहुत जरूरी सोशल इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं जो राज्य के सामाजिक ताने बाने के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यहां देखिए, साक्षरता के मामले में एक बड़ा गैप साफ दिखता है। पुरुषों की लिटरेसी रेट 77% से ऊपर है, वहीं महिलाओं की सिर्फ 57% के आसपास। ये जो 20% का अंतर है ना, ये बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये आंकड़ा है 912। पर जो बात इससे भी ज्यादा चिंताजनक है वो है बाल लिंगानुपात। बच्चों में 0 से 6 साल के ग्रुप में ये और भी कम होकर सिर्फ 902 रह जाता है। ओके, तो अब तक हमने पूरे राज्य की बात की। अब जरा और डीप डाइव करते हैं और जिला स्तर के आंकड़ों को देखते हैं। यहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, सबसे ज्यादा और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये 2 नाम हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम आबादी वाला महोबा। सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है, आबादी हो गई। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, मतलब कौन सा इलाका कितना क्राउडेड है। तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जिला है गाजियाबाद, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि ये एनसीआर का हिस्सा है। और सबसे कम घनत्व वाला जिला है ललितपुर। अच्छा, अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। साक्षरता में कौन सा जिला टॉप पर है और कौन सबसे पीछे? यहां भी देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती जहां ये राज्य में सबसे कम है। और कुछ और क्विक फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मिलेगा जौनपुर में, 1000 से भी ऊपर 1024, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी आबादी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा है सोनभद्र में। चलिए, अब हमारे आखिरी सेक्शन पे आते हैं। यहां हम जल्दी से 3 बेसिक टर्म्स की ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे परिभाषा ही पूछ ली जाती है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहला है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं, और इसे निकालने का फॉर्मूला भी सिंपल है। टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। इसे हमेशा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। यह समाज में लैंगिक संतुलन को देखने का एक तरीका है।
और आखिर में साक्षरता दर। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, ये पूरी आबादी का परसेंटेज नहीं है, ये सिर्फ 7 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों का परसेंटेज है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकते हैं। ये 7 साल वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसे मत भूलिएगा।